हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पर्यावरण पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे ओजोन परत क्षरण। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? देखिए, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्राईक्लोरोएथिलीन, हैलोजन 1211, 1301 इत्यादि। आगे देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको कहते हैं का प्रयोग रेफ्रिजरेटर के साथ साथ प्लास्टिक फोम, एयर कंडीशनर्स, विमान प्रणोदक आदि में किया जाता है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पाया गया है? अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है। आगे देख लेते हैं। वन एवं वन्य जीव। राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 अर्थात 33% भाग पर वन होने आवश्यक हैं, ताकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखा जा सके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में यह निर्धारण 2/3 है, ताकि अपरदन और भूस्खलन को रोका जा सके। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। अभ्यारण्य या जैवमंडल रिजर्व। अब देख लेते हैं अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व क्या है। बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया था, जबकि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने इकोलॉजी शब्द किया। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। फिर से देख लेते हैं एक बार। कह रहे हैं बायोस्फीयर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एडवर्ड सुएस ने किया था। किसने किया था? सुएस ने किया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टॉन्सले ने किया था। अब इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अर्नेस्ट हैकेल ने। फिर है यूनेस्को का मैन एंड द बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना है। आगे देख लेते हैं। बाघ प्रजाति के विलुप्त प्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया था। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है। ये कब है? तो 1973 में इस परियोजना की शुरुआत हुई थी और इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार आया हुआ है, जिसका उद्देश्य बाघों का संरक्षण था। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। फिर से देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व है। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात तेलंगाना राज्य में इस रिजर्व के भाग को अमराबाद टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। पहले ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर के नाम से था, अब जो है इसका क्या नाम हो गया है? अमराबाद टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। गिरि बहुत फेमस है और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। यह एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। गिर किसके लिए प्रसिद्ध है?
एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। केवलाघाना राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, पहले जो है उसको केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित बायोस्फीयर रिजर्व स्थानों को सूचीबद्ध किया जा चुका है। ये इस प्रकार हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अचान कमार अमरकंटक, दूसरा है अगस्त्यमलाई, तीसरा है दिहांग दिबांग, चौथा है डिब्रू सैखोवा, पांचवा है ग्रेट निकोबार, छठा है मन्नार की खाड़ी, सातवां है कंचनजंगा, आठवां है मानस, नौवां है नंदा देवी, 10वां है नीलगिरी, 11वां है नोकरेक, 12वां है पंचमढ़ी, 13 है शिमलीपाल, 14 है सुंदरवन, 15 है कक्ष, 16 है शीत रेगिस्तान, 17 है शेषाचलम पहाड़ियाँ, 18 है पन्ना। अब देख लेते हैं ये जो अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जो स्टार जैसा बना हुआ है इसका मतलब है यूनेस्को जैवमंडल आरक्षित स्थान है। ये यूनेस्को ने इनको जो है ये जो हैं जहाँ पर ये स्टार लगे हुए हैं ये सब यूनेस्को जैवमंडल आरक्षित स्थान है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। सलीम अली नेशनल पार्क केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर में स्थित सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर यह नाम रखा गया है। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर क्या रखा गया है? जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। इसका नाम जो है सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान का नाम परिवर्तित कर यह नाम रखा गया है। यानी जो सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय उद्यान था इसका नाम बदलकर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार ENVIS भारत में कुल 53 संरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर्स में शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार एनविश भारत में कुल 53 संरक्षित क्षेत्र प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हैं, जो इस प्रकार हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। यह है क्रम संख्या, फिर है टाइगर रिजर्व और राज्य। बांदीपुर कर्नाटक में है टाइगर रिजर्व। कार्बेट उत्तराखंड में है। अमनगढ़ उत्तर प्रदेश में है। कान्हा मध्य प्रदेश में है। मानस असम में है। मेलघाट महाराष्ट्र में है। पलामू झारखंड में है। रणथंभौर राजस्थान में है। शिमलीपाल उड़ीसा में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। पेरियार केरल में है। सरिक्का राजस्थान में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। कालकाड मुंडन थुरई तमिलनाडु में है। वाल्मीकि बिहार में है। पेंच मध्य प्रदेश में है। तड़ोबा अंधारी महाराष्ट्र में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। दंपा मिजोरम में है। भद्रा कर्नाटक में है। पेंच महाराष्ट्र में है। पक्के अरुणाचल प्रदेश में है।
पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है। नमेरी टाइगर रिजर्व असम में है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। सतकोशिया उड़ीसा में है। काजीरंगा असम में है। अचान कमार छत्तीसगढ़ में है। अचान कमार छत्तीसगढ़ में है। और है डंडेली अंसी कर्नाटक में है। डंडेली अंसी कर्नाटक में है। संजय डुबरी मध्य प्रदेश में है। मुडुमलाई तमिलनाडु में है। नागरहोल कर्नाटक में है। और पाराम्बिकुलम जो है पराम्बिकुलम जो है टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरल में है। सहाद्री महाराष्ट्र में है। बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल कर्नाटक में है। कावल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। मुकंदरा हिल्स राजस्थान में है। नागजीरा महाराष्ट्र में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। अमराबाद तेलंगाना में है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। बोर महाराष्ट्र में है। राजाजी उत्तराखंड में है। ओरंग असम में है। कमलांग अरुणाचल प्रदेश में है। श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु में है। रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई है, जिसमें डाल्फिन मोलस्का कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए हैं। एराविकुलम लघुप्राय पहाड़ी बकरी नीलगिरी तहर के प्राकृतिक आवास के लिए भी प्रसिद्ध है। येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क है। ओल्ड फेथफुल गीजर तथा ग्रैंड कैनियन येलोस्टोन नदी का इसी नेशनल पार्क में स्थित है। येलोस्टोन नदी इसी पार्क में स्थित है। फिर से देख लेते हैं। ओल्ड फेथफुल गीजर तथा ग्रैंड कैनियन किसको कहते हैं? येलोस्टोन नदी को। ग्रैंड कैनियन इसी नेशनल पार्क में स्थित हैं। दोनों इसी नेशनल पार्क में स्थित हैं। बुंदाला जैव रिजर्व कहाँ है? श्रीलंका में स्थित है। सौर ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। फोटोवोल्टोइक तकनीक के द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में सौर शक्ति सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है या कहा गया है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के आधार को ही ऊर्जा संकट कहा जाता है। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जाती है जा सकती है, जबकि जैट्रोफा पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। 5 मौसमों का बाग कौन सा है? महरौली के समीप स्थित है। भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत वर्ष 1992 में की गई। हाथी परियोजना की शुरुआत कब की गई? वर्ष 1992 में की गई। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा नदी से जल प्राप्त करता है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किससे जल प्राप्त करता है? रामगंगा नदी से जल प्राप्त करता है। पेरियार गेम अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध हैं। कारिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में अवस्थित है। एक सींग वाला गैंडा पश्चिम बंगाल एवं असम में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल या असम में पाया जाता है।
राजीव गांधी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में अवस्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास राजस्थान में है। फिर से देख लेते हैं। साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास राजस्थान में है और फूलों की घाटी कहाँ थी? उत्तराखंड में। आगे देख लेते हैं। भारत का प्रथम तितली उद्यान बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में स्थित है। बन्नरघट्टा कहाँ है? बेंगलुरु में है। ये कैसा उद्यान है? जैविक उद्यान है। भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ विश्व प्रति वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। फिर से देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व वैशेषिक बाघ दिवस प्रति वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ओजोन परत क्षरण से क्वेश्चन है। ओजोन परत अवस्थित है। अब ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो ओजोन परत जो है हमारी समताप मंडल में है। कहाँ पर है? समताप मंडल में। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर, जिसको हम समताप मंडल भी कहते हैं, के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। परंतु ओजोन का परत के रूप में संकेंद्रण लगभग 15 से 35 किलोमीटर तक ही है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? यानी इसके ह्रास के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है। इसका आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो इसका आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही क्यों, इसका विवरण देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित गैसीय व द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर तथा वातानुकूलित यंत्रों में शीतकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है। आगे देख लेते हैं तीसरा प्रश्न फ्रेंड्स। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, फोटो केमिकल ऑक्सीडेंट्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और स्मॉग। तो इसका भी आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही होगा। सेम वही प्रश्न है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं फ्रेंड्स, कारण और कथन। तो कथन ए, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। कारण क्या है? ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। अब आपको बताना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट दिए गए हैं। ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए एवं आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। अब आपके उसमें क्या उत्तर सही है? तो उत्तर ए सही है। यानी ए एवं आर दोनों सही हैं, यानी दोनों की बातें अपनी जगह सही हैं। ठीक है। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी आर जो बात बता रहा है वो सही है ए के लिए। तो देख लेते हैं इसका स्पष्टीकरण। ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की लगभग 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है।
जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के अभाव में पृथ्वी पर सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों से जैविक जीवन को अत्यधिक क्षति पहुंचेगी। इस दृष्टि से कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन कुछ वन्यजीव वन और वन्यजीव से हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? ऑप्शन है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी अमेरिका। अब इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि एशिया। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। यह साधारणतया भारत, म्यांमार, थाईलैंड तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में उगने वाले वृक्ष चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती, वर्ष में एक बार पत्तियां गिराने वाले होते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो किस में सबसे ज़्यादा पादप विविधता पाई जाती है, देख लेंगे। कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्ण पतझड़ वन, उपोष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, शीतोष्ण आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब इन चारों में क्या ऑप्शन सही है? पूछ क्या रहा है, किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां स्पीशीज पाई जाती हैं। यद्यपि इस बायोम के सभी क्षेत्र में पौधों का जीवन रूप तथा उसकी संरचना में समता पाई जाती है, परंतु उनके पादप प्रजातियों के संगठन में पर्याप्त विषमता मिलती है। यह बायोम पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं प्रदान करता है, क्योंकि इसमें वर्ष भर उच्च वर्षा का तापमान रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? देख लेते हैं। कुंडापुर, होन्नावर, मालपे, कोरिंगा। तो इसका सही आंसर है कोरिंगा। अब इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित हैं। यह आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के समीप स्थित हैं। यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? वन का संवर्ग कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्र संरक्षित वन, ग्राम वन। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय उद्यान। स्पष्टीकरण में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार वनों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया गया है: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, वृक्ष भूमि। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है। आगे देख लेते हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो कितना प्रतिशत है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 22.48, ऑप्शन बी है 23.00, ऑप्शन सी है 24.16, 24.16 और ऑप्शन डी है 24.48। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 24.16। स्पष्टीकरण देख लेते हैं क्यों 24.16 ही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार देश में कुल वनावरण
एवं वृक्षावरण 79.42 मिलियन हेक्टेयर 7,94,245 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.16% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, तो यहाँ से फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत वन स्थिति रिपोर्ट इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो इसका मतलब है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के अनुसार जो है 2021 के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण 21.71%, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर तथा कुल वनावरण एवं वृक्षावरण 24.62%, 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसको अभी यहाँ पे बताया गया है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। भारतीय वन सर्वेक्षण का मतलब है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक किस में है, यहाँ पे देख लेते हैं। मणिपुर पहला ऑप्शन है, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम, चौथा नागालैंड है। तो इसका सही आंसर है मिजोरम में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नकाल में एक वर्तमान में भी मिजोरम राज्य, प्रश्नकाल में एवं वर्तमान में भी मिजोरम राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण क्षेत्र भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य वनावरण क्षेत्र किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में, और भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत मणिपुर 16,598, इसमें 74.34, मेघालय में 17,046, 76%, मिजोरम में 17,820, 84.53%, नागालैंड में 12,251, 12,251, और इसका प्रतिशत क्या है 73.90%। तो सबसे ज़्यादा किसमें दिख रहा है 17,820, इसका प्रतिशत कितना है 84.53%। तो मिजोरम जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है? वृक्षारोपण में कौन विशिष्टता रखता है? पहला है विजयवाड़ा, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा शिलांग, चौथा है वालपराई। तो ये वालपराई गांव ही है, वालपराई नगर ही है जो कि वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है। इसका व्याख्यात्मक हल देख लेते हैं। वालपराई नगर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वालपराई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। यह प्रश्नगत विकल्पों में वृक्षारोपण की विशिष्टता रखने वाला भारत का नगर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है। तो वन सूची समीक्षा का समय घटाकर क्या कर दिया गया है? 5 वर्ष की, 2 वर्ष की, 6 वर्ष। फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन में 5 वर्ष है, दूसरे ऑप्शन में 2 वर्ष है, तीसरे ऑप्शन में 6 माह है, चौथे ऑप्शन में 10 वर्ष है। तो इसका आंसर होगा 5 वर्ष, पहला ऑप्शन। वर्ष 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। पहले 20 वर्ष था, बाद में घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनें। पहला जो है ये 4 दे दिए गए हैं।
अब ये सही जो है आपको चुनना है, कौन कौन से सही हैं इसमें से। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना, वन प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। तभी इसमें कौन कौन से हैं, इसमें है पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, सही है। फिर है सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, इससे कोई मतलब नहीं। देश की कुल भूमि का 1/3 वन से कोई वो नहीं है। फिर है वन प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहन देना। तो पहला और चौथा सही है। पहला और चौथा किस में है, तीसरे ऑप्शन में, तो पहला और चौथा लगा दिया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।